हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि अब लोग हम जो है अपना लेक्चर नंबर 14 शुरू कर रहे हैं, किसका? मॉडर्न इंडिया का, यानी कि आधुनिक भारत का। और उम्मीद है कि आप लोगों ने जितने भी इसके पहले के लेक्चर्स हैं उसके अब तक जो नोट्स हैं वो आप लोगों ने बना लिए होंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं फिर। तो जैसे कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 13 में बताया था कि हम लोग लेक्चर नंबर 14 से गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसरॉय शुरू करेंगे। तो वही चीज़ हम लोग शुरू करेंगे। तो पहले आपके यहाँ गवर्नर आए थे, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल आए थे, और फिर उसके बाद वाइसरॉय आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग लेंगे, रॉबर्ट क्लाइव को लेंगे। तो आप लोगों को कई बार, जो वैसे तो देखा जाए मोर देन आपके 45 के ऊपर या 40 के ऊपर क्या है आपके गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसरॉय हैं, बट इतने ज़्यादा आप लोग को याद नहीं करना है। ठीक, जो मेन मेन आपके गवर्नर हैं और उनके जो काम है, मैं आपको वही पढ़ाऊंगा और वही अक्सर आपके जो एग्ज़ाम है उसमें आते हैं। तो सबसे पहला रॉबर्ट क्लाइव का जो टाइम पीरियड है अगर उसको देखें तो 1757 से लेकर 1760, ये इसका फर्स्ट टेन्योर था। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट टेन्योर, पहले टेन्योर के लिए आए थे, और फिर दोबारा 65 से 67 के बीच में आए। यानी कि दो इनके आपके यहाँ क्या रहे हैं हमारे भारत में टेन्योर रहे हैं। सिर रॉबर्ट क्लाइव की सबसे इंपॉर्टेंट जो इंसिडेंट है वो है आपका बैटल ऑफ प्लासी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो लिख लीजिए मेरे साथ, मैं डिक्टेट करता जा रहा हूँ, साथ साथ में लिखते जाइएगा। बैटल ऑफ प्लासी 1757। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था जो रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे हुआ था। उसके बाद सेकंड जो था, अंग्रेज कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक। ठीक है, कहानी क्या कहती है, स्टोरी ये कहती है, और एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं आपसे इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं, कि जितने भी आपके ब्रिटिश आपके एम्प्लॉय हुआ करते थे, ब्रिटिश एम्प्लॉय यहाँ पर जो काम किया करते थे, वो अपना पर्सनल ट्रेड भी करते थे। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने आते ही कहा कि भाई जितने भी ब्रिटेन से इंडिया में अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी काम करने आ रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी काम करने यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिल रहा है, नौकरी जॉब मिल रही है ईस्ट इंडिया कंपनी में, और इंडिया में काम करने आ रहे हैं, वो अपना प्राइवेट ट्रेड अब नहीं करेंगे। प्राइवेट ट्रेड का मतलब ये क्या करते थे, जितने भी आपके ब्रिटिश ऑफिसर्स हुआ करते थे कि इंडिया से सामानों को खरीदा करते थे और अपने ब्रिटेन भेजा करते थे। वहाँ पे इनका कोई फ्रेंड या कोई और भी इन सामानों को रिसीव करके वहाँ बहुत ही ऊंचे दामों पर इनको बेचा करता था। तो आते ही इसने प्राइवेट जो ट्रेड था रोक लगा दी। ठीक है, अब देखो आपके क्वेश्चन कैसे आ सकता है एमसीक्यू में। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके आ सकता है कि इनमें से वो कौन सा गवर्नर था जिसने पर्सनल ट्रेड या प्राइवेट ट्रेड या निजी व्यापार पर रोक लगाई, तो आप टिक करेंगे रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट आप पॉइंट लिखिएगा, अंग्रेजी कर्मचारियों के लाभ हेतु व्यापारिक एकाधिकार नामक नमक सुपारी तंबाकू वाली संस्था बनाई, जिसका नाम था सोसाइटी फॉर ट्रेड। ये नहीं, बाद में इसने थोड़ी सी लीनियंसी करके बोला ठीक है, एक मैं सोसाइटी ऑफ ट्रेड बना रहा हूँ। ठीक है, उसमें अगर आप चाहें, उसके अंडर में आप चाहें तो थोड़ा बहुत जो बिजनेस है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, देन लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ, श्वेत विद्रोह का वो हुआ। श्वेत विद्रोह का मतलब था व्हाइट रिवॉल्ट हुआ था, यानी कि ये जो आपके ब्रिटिश अधिकारी थे जिनको प्राइवेट ट्रेड करने से मना किया गया, उन्हीं ने ही जो है ये रिवॉल्ट किया था अगेंस्ट द रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने सक्सेसफुली उसको क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है। देन अगले देखेंगे आप लोग, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना। ठीक है, तो उसको आपने रट्टा मार लिया कि ही स्टैब्लिश व्हाट, ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक, ही स्टैब्लिश ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल। ठीक है, इसको अगर लिखें तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा आपका, ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ही इंट्रोड्यूस डुअल एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल। ठीक है, देन ट्रीटी ऑफ अलीनगर हुई, ईयर याद रखना, रटा मान लो 1757। देन उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद फर्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दो ट्रीटी इलाहाबाद की हुई थी। ठीक है, पहला हो गया ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद फर्स्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं 1765, ये ईयर भूलना नहीं, और दूसरा था ट्रीटी, सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद या ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद सेकंड। ठीक है, ये भी कब हुई, 1765।
तो देखो एक क्वेश्चन तो आपके एमसीक्यू में इस तरीके से आ सकता है कि बताओ भाई इन चारों में से ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है वो किस साल साइन हुई थी। तो भाई एक सिंपल क्वेश्चन, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गया 65 में। सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद फर्स्ट किसके बीच में साइन होगी। तो ध्यान रखिएगा कि एक तरफ तो दोनों ही ट्रीटी में कौन रहेगा, ब्रिटिशर्स रहेंगे, ठीक है। तो जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद फर्स्ट थी उसमें एक तरफ ब्रिटिशर्स और दूसरी तरफ नवाब ऑफ अवध, ठीक है, नवाब ऑफ अवध। इसके बाद पूरा जो अवध था वो ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया। और दूसरी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद सेकंड जो थी, एक तरफ ब्रिटिशर्स और दूसरी तरफ मुगल एम्पर शाह आलम, ठीक है। सेकंड जो ट्रीटी थी मुगल एम्पर शाह आलम, ऐसे आपको याद रखना। फिर उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव जो है, इसके कुछ निकनेम मिलते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला देख सकते हैं आप, भविष्य का अग्रदूत जिसे कहते हैं हरबिंजर ऑफ फ्यूचर, और स्वर्ग से उतरा जनरल यानी कि हेवन बॉर्न जनरल। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर नोन एज हेवन बॉर्न जनरल, तो आप टिक करेंगे रॉबर्ट क्लाइव। या क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज हरबिंजर ऑफ फ्यूचर, तो आप टिक करेंगे रॉबर्ट क्लाइव। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और आपने वीडियो को बीच में पॉज करके या 10 सेकंड्स पीछे जाके या 20 सेकंड्स पीछे जाके जैसा जैसा मैं आपको डिक्टेट करता जा रहा हूँ वैसे आप नोट्स बनाते जा रहे हैं। देन अगला हम लोग लेते हैं वो है आपका वॉरेन हेस्टिंग। सबसे पहले इसका टेन्योर देख लीजिए आप लोग, 1772 से लेकर 1785 तक, ठीक है। जैसे मैंने बताया शुरू में आपको कि टेन्योर जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, 1772 से लेकर 1785 तक। चलिए अब देख लेते हैं भाई इसके टाइम के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो देखो सबसे पहला क्या किया कि एंडेड दी डुअल सिस्टम, जो रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन शुरू किया था, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है जो शुरू किया था, वो वॉरेन हेस्टिंग ने आते ही क्या कर दिया, एंड कर दिया। तो एक पॉइंट तो पहले आपको लिखो। सेकंड आपका, ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम मुंगेर टू कोलकाता, राजधानी को कहाँ से शिफ्ट करके ले गया, मुंगेर से कोलकाता ले गया। और फिर धीरे धीरे आप समझ सकते हैं कोलकाता का डेवलपमेंट होना या विकास होना शुरू हुआ। देन उसके बाद ही स्टैब्लिश, इसने क्या स्टैब्लिश की, सदर दीवानी और सदर निजामत कोर्ट्स या अदालतें, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है आपके एग्जाम में कि कलकत्ता में किस वॉइसरॉय ने सदर दीवानी और सदर निजामत अलग अलग कोर्ट स्टैब्लिश की थी, तो आप टिक करेंगे वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे ही हिंदू कोड और मुस्लिम कोड जो है वो प्रिपेयर किया गया। इन दोनों कोडों को आज हम लोग जानते हैं हिंदू लॉ, ठीक है, और दूसरा आपका मुस्लिम लॉ, ठीक है, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, ठीक है। आज जितने भी हिंदूज हैं वो उसके अकॉर्डिंग, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग मैरिजेस होती हैं, प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है, और मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, मैरिजेस होती हैं और प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है, ठीक है। तो ये तब का बना हुआ है और बहुत कम इसमें तब से लेकर आज तक चेंजेस हुए हैं, और इसी को हम लोग जो है वो फॉलो अप करते आ रहे हैं। देन अगला आप देखिए फैक्ट लिखिएगा, मुगल सम्राट की जो पेंशन है वो बंद कर दी गई, ठीक है। यानी कि वॉरेन हेस्टिंग तक मुगल सम्राट को सालाना ईयरली एक अच्छी खासी पेंशन मिला करती थी। भाई वॉरेन हेस्टिंग ने डिसीजन लिया कि अब कोई जरूरत नहीं है उसको पेंशन देने की। देन उसके बाद जो राजकोष है, यानी कि जो कह सकते हो इंग्लिश में जो आपका रेवेन्यू का वो है हेडक्वार्टर है, वो मुर्शिदाबाद से, इसको रेवेन्यू लिखा होगा, कई बुक्स में लिखा होगा ट्रेजरी, ठीक है। तो ही शिफ्टेड ट्रेजरी फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कोलकाता, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि कौन ट्रेजरी को मुर्शिदाबाद से कोलकाता लेके आया था, ठीक है, कौन मुर्शिदाबाद से कोलकाता लेके आया था, तो आप टिक करेंगे वॉरेन हेस्टिंग। देन उस समय के बंगाल के नवाब के सभी एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे अब ये बंगाल पे भी कब्जा करते जा रहे हैं। देन वॉरेन हेस्टिंग ने क्या स्टैब्लिश किया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यानी कि राजस्व बोर्ड का गठन किया। देन नेक्स्ट फैक्ट लिखेंगे आप लोग, राजस्व व्यवस्था स्थापित करने हेतु ट्रायल एंड एरर मेथड का नियम इसने फॉलो किया। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बार आ रहा है एग्जाम में, कि विच गवर्नर स्टार्टेड ट्रायल एंड एरर मेथड
इन रेवेन्यू सिस्टम, तो आप टिक करेंगे वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद ही स्टैब्लिश कमेटी ऑफ रेवेन्यू, कहाँ पे, कोलकाता में। वो डिसाइड करेगी कैसे कैसे रेवेन्यू को बढ़ाया जाए, कितने रेवेन्यू के अलग अलग स्लैब्स हो सकते हैं। उसके बाद देखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे, 6 प्रांतीय परिषदों का गठन राजस्व संग्रह के कार्य की देखरेख के लिए किया गया, यानी कि 6 प्रोविंशियल काउंसिल। इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से आप लोग लिखेंगे, इस्टैब्लिश 6 प्रोविंशियल काउंसिल टू कलेक्ट टैक्सेस। टैक्सेस जितना ज्यादा हो ब्रिटिशर्स के लिए उतना ज्यादा अच्छा है। देन और कुछ वॉरेन हेस्टिंग के काम देखिए, जमींदारों के दीवानी और फौजदारी अधिकार समाप्त किए गए, यानी कि अब जमींदार जो है कोई केस नहीं, कोई एडमिशन से रिलेटेड कोई भी काम जो है नहीं कर सकते। अब आपको समझना है कि धीरे धीरे ब्रिटिशर्स जो हैं सारे जो काम है, रेवेन्यू कलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ इम्प्लीमेंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, वो अपने हाथों में धीरे धीरे ले रहे थे। देन वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे ही रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट, ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, ये पास हुआ। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई, कोलकाता में 1774 में। फिर 5 वर्षीय भू राजस्व यानी कि लैंड रेवेन्यू जो कलेक्शन था कि ठेकेदारी प्रथा का विकास हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कैसे आएगा आपके एमसीक्यू में कि किस वायसरॉय के टाइम पर ठेकेदारी प्रथा शुरू हुई थी, ये जो लैंड रेवेन्यू है। तो आप टिक करेंगे वॉरेन क्या, हेस्टिंग। उसके बाद ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई साइन 1776 में मराठाओं के साथ, भूलिएगा नहीं, 1776 ट्रीटी ऑफ पुरंदर विद मराठा। उसके बाद रघुनाथ राव ने बंबई की सरकार से सूरत की संधि की, यानी कि सूरत की संधि कब हुई, 1775 में। तो ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 और ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776। देन जैसे मैंने बताया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेटरी एक्ट पास किया था 1773 में, फिर 1774 में कोलकाता में हाई सुप्रीम कोर्ट बना। एलिजा इम्पे जो थे वो पहले चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे आपके। देन वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे ही बहुत इंपॉर्टेंट पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया और ब्रिटिश इंडिया में इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद फर्स्ट वॉर ऑफ मराठा हुआ जो कि 1775 से 82 तक था, ठीक है, 1775 से 82 तक। देन सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ 80 से 84 तक, ये सब वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे होंगे। तो ध्यान रखिएगा जितनी वॉर जिस वायसरॉय या गवर्नर जनरल से रिलेटेड है वो आपको लगातार मदद करनी है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ बनारस हुई, देखो कब हुई, 1773 में। और फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने जो मुस्लिम एजुकेशन है उसको प्रमोट करने के लिए 1781 में क्या स्टैब्लिश किया, मदरसे की स्थापना की, कहाँ पे, कोलकाता में। यानी कि ब्रिटिशर्स स्टैब्लिश मॉस्क, ठीक है, मदरसा कहाँ पर, कलकत्ता में इन 1781। और एक ब्रिटिश के ही प्रमोशन से या प्रोवोकेशन से सर विलियम जोन्स द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई गई। तो एक देखो एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता है कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वो किसने बनाई, तो आप टिक करेंगे सर विलियम जोन्स। और ये द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वो कब बनी थी या किसके टाइम पे बनी थी, तो आप टिक करेंगे वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे बनी थी। और बनी कब थी, 1784। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा और आपने वीडियो को फिर से पीछे रिवाइंड करके या पॉज करके सारे फैक्ट्स को लिख लिया। अब अगला हम लोग लेते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। सबसे पहले इसका टेन्योर देखेंगे आप लोग 1786 से लेकर 93 तक। अब इसने आधे क्या क्या काम किए जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे जिले का सभी कार्य कलेक्टर में निहित, यानी कि जितना भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि चाहे वो टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर हो गया, टू कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू हो गया, ये सारा जो है वो डीएम के पास दे दिया गया। आज भी डीएम के पास, आज के सिनेरियो में भी डीएम के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास काफी पावर होती है। देन प्रभावी कलेक्टरों को दीवानी अदालत और दीवानी न्यायाधीश नियुक्त किया गया, यानी कि जो मैं बताया था कलेक्टर है, डीएम है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव के कामों के साथ साथ जो लॉ का काम है वो भी देखा करते थे। तो वो किसने करवाया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। फिर जिला फौजदारी अदालतों की जगह मोबाइल कोर्ट इंट्रोड्यूस की गई। इसको ऐसे याद रखो, तो एग्जाम में आता है कि हु इंट्रोड्यूस मोबाइल कोर्ट
तो आप ये नाम ध्यान रखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस दी मोबाइल कोर्ट। मोबाइल कोर्ट का मतलब ये है कि ये कोर्ट्स खुद गांव में जाया करती थी टैक्स कलेक्शन के लिए खुद जज और उनके जितने भी एम्प्लॉय थे वो खुद गांव गांव जाया करते थे, और अगर कलेक्शन नहीं होता था रेवेन्यू का तो उनके एनिमल्स को उठा के या उनकी जो लैंड हुआ करती थी उसको सीज कर लिया करते थे। देन राजस्व कोर्ट जो है वो खत्म की, रेवेन्यू की जो रेवेन्यू कोर्ट हुआ करती थी वो इन्होंने खत्म कर दी थी, ये अबॉलिश दी रेवेन्यू कोर्ट। उसके बाद कलेक्टरों और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अदालती कार्यों से मुक्त किया। तो एट लास्ट फिर भाई कलेक्टर को लगा, इनको लगा होगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को कि जो एक डीएम है कलेक्टर है उसके पास बहुत वर्कलोड आ गया है, इसलिए उनको जो जुडिशियल चीजें थी उनसे अलग कर दिया गया। सिर्फ उनको बोला, जैसे आज हमारे डीएम होते हैं कि भाई खाली आप लॉ एंड ऑर्डर और जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है खाली आप वो संभालेंगे। देन परीक्षा के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति करना प्रारंभ किया, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो भारत में कि अगर किसी भी इंडियन को ईस्ट इंडिया कंपनी में रिक्रूट होना है, काम करना है, तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत जो है वो आपके किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरुआत की। उसके बाद जो उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति को बंद किया, यानी कि जो हाई पोस्ट हुआ करती थी, हायर पोस्ट, उस पे इंडियंस को बंद करते, तो कैसे, तो ये एक तरीके का निगेटिव काम था, लेकिन भाई इसने किया। और कॉर्नवालिस को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक है। देन उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या इंप्लीमेंट करवाया 1793 में, कॉर्नवालिस कोड द्वारा कलेक्टरों के न्यायिक और फौजदारी कार्यों को अलग किया। तो ध्यान रखना कि भाई ये तो क्वेश्चन आप तुरंत पकड़ लोगे, कॉर्नवालिस कोड जो है किसने इंप्लीमेंट करवाया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लेकिन कॉर्नवालिस कोड जो है इंप्लीमेंट कब हुआ, किस ईयर में हुआ, तो ईयर याद रखेंगे आप, कॉर्नवालिस कोड हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन 1793। देन पुलिस स्टेशन की स्थापना की, ठीक है। तो कह सकते हो कि जो पुलिस स्टेशन है या पुलिस थाने हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो इसी ने स्टैब्लिश करवाया। देन गांव के चौकीदारों को दरोगा के अधीन करवाया कि भाई उनकी बात माने, उनके अकॉर्डिंग वो काम करें। देन भू राजस्व संग्रह की वार्षिक और पंचवर्षीय नीलामी प्रथा समाप्त की। तो जो अभी मैंने कराया था कि ठेकेदारी शुरू की गई थी वो इन्होंने खत्म कर दी। देन 10 वर्षीय भू राजस्व संग्रह व्यवस्था 1790 में लागू हुई, यानी कि 10 years ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है, 10 years ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। और फिर भू राजस्व यानी कि स्थायी बंदोबस्त, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, वो किसने इंप्लीमेंट करवाया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और परमानेंट सेटलमेंट जो है वो कब इंप्लीमेंट हुआ, तो आप टिक करके आएंगे 1793 में इंप्लीमेंट हुआ। और फिर थर्ड आंग्ला मैसूर वॉर जो है वो इसी के टाइम पर हुआ था। तो उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक नोट समझ में आ रहे होंगे और साथ में आप लिखते रहेंगे।